हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स को एटलीस्ट 2 बार सुन लिया होगा। और अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप डाउट क्लास के अंदर पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रियम्बल, प्रस्तावना। प्रियम्बल को लेकर हमेशा ये डिस्प्यूट रहता है कि क्या प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का भाग है या नहीं है। वर्तमान में ये माना जाता है कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का भाग है। अगर प्रस्तावना संविधान का भाग है तो इसमें संशोधन भी हो सकता है। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा हमारी प्रियम्बल में पहली बार और एक ही बार अमेंडमेंट हुआ, जिसके द्वारा हमने समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा। तो आज के टॉपिक में हम लोग प्रियम्बल के बारे में बात करेंगे, प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे और शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। नॉर्मली जब भी आप पॉलिटी को पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, तो ये मैं एज्यूम कर चल रहा हूं और ये मैं मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों को प्रियम्बल याद होगी, प्रस्तावना याद होगी। अगर नहीं याद है तो एक बार इसे जरूर पढ़िएगा। आपके पीडीएफ नोट्स के अंदर भी इसे मेंशन किया गया है। मैं इस प्रियम्बल को डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा और उन बातों पर विशेष बल दूंगा जो कि प्रिलिमिनरी एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है। चलिए, हम लोग इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। इस टॉपिक को 4 पार्ट में बांटकर पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उसके बाद पढ़ेंगे कि प्रियम्बल होती क्या है, प्रियम्बल का अर्थ क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे कि प्रियम्बल के एलिमेंट्स क्या हैं, तत्व क्या हैं। और उसके बाद पढ़ेंगे प्रियम्बल से जुड़े हुए अदर फैक्ट जो कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। देखिए, मैं हमेशा हर लेक्चर में बार बार एक बात को दोहराता हूं। मेरा पर्पस ये है कि इंडियन पॉलिटी का जब आप पूरा कोर्स पढ़ लेंगे तो आपके लिए पॉलिटी सबसे आसान विषय होना चाहिए। एग्जाम में पॉलिटी का प्रत्येक सवाल, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। अगर मान लीजिए कि एग्जाम में 10 सवाल आए तो वैसे तो 10 बनने चाहिए पूरे के पूरे, लेकिन 9 भी अगर बन रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। और यही मेरे इन लेक्चर्स का पर्पस है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि मैं गारंटी लेता हूं कि 90% पेपर पॉलिटी के कंटेक्स्ट में आपका हमारे पढ़ाए हुए में से जरूर आएगा। नहीं आया, फीस वापस ले लीजिएगा, ठीक है। इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। इसमें कुछ फैक्ट हैं जिन्हें आप लोगों को समझना है। 1919 में एक अधिनियम आया था जिसे हम लोग कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इस एक्ट को आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे, वहां पर भी ये पॉइंट आएगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पहला और एकमात्र अधिनियम था जिसमें प्रस्तावना थी। सबसे बड़ा अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, लेकिन उसमें प्रियम्बल नहीं थी। इस 1919 के अधिनियम में पहला और एकमात्र अधिनियम जिसमें प्रियम्बल को मेंशन किया गया था। 1917 में 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा आई थी, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन आया था, और वही मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना बना। सेकंड पॉइंट, संविधान सभा आप लोगों को पढ़ना है अभी, तो वहां पर आप लोग पढ़ेंगे कि संविधान सभा ने संविधान के निर्माण का कार्य 11 सेशन की 166 बैठकों में किया। यानी हमारी संविधान सभा के वैसे तो 12 सत्र, 12 सेशन बुलाए गए थे। उन 12 में से 11 सेशन में
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का, बनाने का काम किया। उसमें जो पहला सेशन था, पहला सत्र, जो कि 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक चला। इस पहले सेशन के अंदर पांचवी बैठक, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर, दूसरी 10 दिसंबर, तीसरी 11 दिसंबर, चौथी 12 दिसंबर और पांचवी 13 दिसंबर। 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा का फर्स्ट सेशन, पहले सत्र की पांचवी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। और इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था, उद्देश्य का प्रस्ताव लाया गया था। और यही उद्देश्य का प्रस्ताव आगे चलकर हमारी प्रियम्बल बना, हमारी प्रस्तावना बना। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए। कब लाए? 13 दिसंबर 1946 को लाए। वो संविधान सभा की कौन सी बैठक थी? पहले सत्र की पांचवी बैठक थी। और ये पास कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा ने स्वीकार किया। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहां से लिया गया था? यानी पंडित नेहरू ने पहली बात की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश क्यों किया? क्योंकि 13 दिसंबर 1946 के बाद संविधान को बनाने का काम अलग अलग कमेटीज को दिया जाना था और उन कमेटीज को यह पता होना चाहिए था कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है। इसलिए पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। और यह ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित था। और इसलिए कई बार कहा जाता है कि भारत की प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। क्या यह कहना सही होगा कि भारत की प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है? भारत की प्रस्तावना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ली गई है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही, उद्देश्य का प्रस्ताव ही आगे चलकर भारत की प्रस्तावना बना। इसलिए कई बार प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहते हैं। प्रियम्बल को कई बार ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ये अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित था। चौथा पॉइंट, वर्ड्स ऑफ द प्रियम्बल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी जो प्रियम्बल में शब्द है, जैसे हम कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की प्रियम्बल में लिखा होता है कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमारे क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमारी प्रियम्बल के जो शब्द हैं, वर्ड हैं, वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। लेकिन अगर हम बात करें लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, तो हमारे प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना के शब्द अमेरिका से, अमेरिका की प्रस्तावना से, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है, जो लिखने का तरीका है, यानी जो लैंग्वेज को लिखने का तरीका है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। प्रियम्बल में जो सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस का जो कंसेप्ट है, हमारी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो अवधारणा है, वो हमने भूतपूर्व सोवियत संघ से ली है। हमारी प्रियम्बल में जो स्वतंत्रता, अच्छा यहां पर फ्रीडम शब्द नहीं आएगा, ठीक है, यहां पर फ्रीडम की जगह शब्द आएगा लिबर्टी। दोनों में अंतर होता है, फ्रीडम अलग होता है, लिबर्टी अलग होता है। हिंदी में दोनों के लिए स्वतंत्रता शब्द का उपयोग किया जाता है। जब आप आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं, तब उन्हें कहा जाता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। लेकिन जब आप प्रियम्बल में स्वतंत्रता शब्द का अंग्रेजी अनुवाद देखते हैं, तो वहां पर शब्द होता है लिबर्टी। तो हमारी प्रियम्बल में जो लिबर्टी है, इक्वालिटी है और फर्टर्निटी है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता का जो आदर्श है हमारी प्रियम्बल में, वो फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस का जो रेवोल्यूशन था, उसका जो ध्येय वाक्य था, वो था स्वतंत्रता, समता और बंधुता। और उसी को फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया गया। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम मेकर ने, संविधान निर्माताओं ने प्रियम्बल में
स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श को स्वीकार किया गया। अब यहां पर दो चीजों पर आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पर देखिए हिंदी में शब्द लिखा है समता, ठीक है, हिंदी में शब्द लिखा है समता और अंग्रेजी में शब्द लिखा है इक्वेलिटी। समता का सही अंग्रेजी अनुवाद होता है इक्विटी और समानता का सही अंग्रेजी अनुवाद होता है इक्वालिटी। ऐसा ही आप जब फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 टू 18 पढ़ते हैं, अनुच्छेद 14 से 18 तक पढ़ते हैं, तो हिंदी में हम क्या कहते हैं? समानता का अधिकार। इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट ऑफ या राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। लेकिन वहां पर समानता शब्द नहीं लिखा है, वहां पर हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है समता का अधिकार और इंग्लिश में लिखा है राइट टू इक्वालिटी। लेकिन समता को इंग्लिश में कहते हैं इक्विटी और समानता को कहते हैं इक्वालिटी। क्या इन दोनों में कोई अंतर है? समानता का मतलब कि सब बराबर है, कानून की नजर में सब इक्वल है, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई लिंग नहीं, सब बराबर है। लेकिन समता, इक्विटी का कंसेप्ट कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछड़े हैं, कमजोर हैं, जो समाज की मुख्य धारा से छूट गए हैं, उनके लिए समाज में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेशल प्रोविजन होने चाहिए, जिन्हें कहा जाता है पॉजिटिव एफर्मेशन, सकारात्मक भेदभाव या सकारात्मक कार्यवाही। तो यहां पर बस मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि शब्दों का ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक क्या है? राइट टू फ्रीडम, लेकिन हमारी प्रियम्बल में फ्रीडम शब्द की जगह लिबर्टी शब्द है। समता को इंग्लिश में इक्विटी कहते हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समता के लिए अंग्रेजी शब्द है इक्वालिटी। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई बार एक जैसे शब्द आ जाते हैं, समता, समानता, इक्विटी, इक्वालिटी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रियम्बल में किस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि प्रस्तावना होती क्या है, व्हाट इज प्रियम्बल। अगर मुझे एक शब्द में कहना हो कि प्रस्तावना क्या है, प्रियम्बल क्या है, संविधान का सार है, अब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर मैं कह सकता हूं कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की भूमिका है, संविधान का सार है। लेकिन फिर भी किस तरीके से समझाया जाता है? प्रस्तावना एक प्रलेख है, प्रलेख मतलब डॉक्यूमेंट है, जो किसी संविधान के आरंभ से पहले अंकित किए जाते हैं। प्रियम्बल संविधान में सबसे पहले पन्ने पर होती है, ना बीच में होती, ना आखिरी में होती। प्रियम्बल आपको हमेशा मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले, और इसके अंदर बताया जाता है कि संविधान किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है, इसके मौलिक सिद्धांत क्या है, राज्य का आदर्श क्या है, राज्य का पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर कैसा है, संविधान का दर्शन क्या है। तो प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल के बारे में दो तीन बातें जो आप लोग ध्यान रखिए। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले आती है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का सार है, अब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन है। तीसरा, प्रियम्बल ये बताती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, स्टेट की नेचर क्या होगी, इन सब के बारे में बताती है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रियम्बल एक तरीके से संविधान का दर्शन है, फिलॉसफी है। फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? प्रियम्बल। एक विद्वान हुए थे ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि प्रियम्बल संविधान की आत्मा है। मान लीजिए कि एग्जाम में सवाल आया प्री के अंदर कि संविधान की आत्मा क्या है, ऑप्शन में दिया है प्रियम्बल, ऑप्शन में दिया है आर्टिकल 32, ऑप्शन में दिया है डीपीएसपी और ऑप्शन में दिया है फंडामेंटल राइट। यहां पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिखा कि ठाकुरदास भार्गव या भीमराव अंबेडकर, सीधा पूछा गया है कि संविधान की आत्मा क्या है, प्रियम्बल है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट है या आर्टिकल 32 है। तब यहां पर आप लोग टिक करेंगे प्रियम्बल, क्योंकि प्रियम्बल को संविधान की आत्मा माना जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा, तब आएगा आर्टिकल 32।
तो ये बस कंसेप्ट थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्रियम्बल, संविधान के तत्व। हम तो चार भागों में कैटेगराइज कर रहे हैं। पहला, सोर्स ऑफ पावर क्या है, सत्ता का स्रोत क्या है। नेचर ऑफ स्टेट क्या है, राज्य की प्रकृति क्या है। संविधान के उद्देश्य क्या है और इनेक्टमेंट डेट क्या है। ये वाला लेक्चर आपके मेंस के लिए भी काफी यूजफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से बांटते हैं। सत्ता का स्रोत कौन है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी हमारे संविधान को शक्ति कहां से मिलती है, भारत की जनता से मिलती है। हमारे यहां सर्वोच्चता किसकी है, संविधान की, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहां एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी की सुप्रीमेसी नहीं पाई जाती। हमारे यहां संविधान सर्वोच्च है। संविधान क्या है, सर्वोच्च कानून। स प्लस विधान, स का मतलब सर्वोच्च, विधान का मतलब कानून। सर्वोच्च कानून है, सुप्रीम लॉ है। और ये सुप्रीम क्यों है, क्योंकि भारत की जनता ने इसे बनाया है, भारत की जनता को ही अर्पित किया गया है। तो हमारी प्रियम्बल में सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। स्टेट की नेचर क्या है, सॉवरिन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। और यहां पर आपको पता होगा कि समाजवादी शब्द हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। पंथ निरपेक्ष शब्द भी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा हमने प्रस्तावना में 4 शब्द जोड़े थे। अब आप कहेंगे कि सर अभी तक तो हम 3 शब्द पढ़ रहे हैं। ये मूल शब्द ही नहीं थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। लेकिन अखंडता शब्द अकेला तो नहीं था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यानी हमने अखंडता के आगे और शब्द भी तो लगाया था। लेकिन फिर भी आपसे कहा जाता कि प्रस्तावना के द्वारा कितने शब्दों को जोड़ा गया, तो 3 शब्दों को जोड़ा गया। लेकिन राजस्थान पीएससी के अंदर एक बार सवाल आया तो वहां पर 4 शब्दों को उत्तर सही माना गया, क्योंकि एक्चुअल में तो 4 ही तो शब्द थे। एक शब्द समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष, तीसरा और चौथा अखंडता। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे संविधान का, जस्टिस है, न्याय, लिबर्टी, स्वतंत्रता, इक्वालिटी, समता, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। इनेक्टमेंट डेट क्या है, अडॉप्ट, इनेक्ट और गिव टू अवरसेल्व्स, 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारे देश का संविधान तैयार हो गया था और 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4 बड़े प्रोविजन को लागू भी कर दिया गया था। लेकिन पूरा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब उसी दिन क्यों नहीं लागू कर दिया गया, क्योंकि आधुनिक भारत में 26 जनवरी 1930 का दिन भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया जाता था, झंडा फहराया गया था, इसलिए हमने उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया। चलिए एक एक करके समझते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु हैं। यानी भारत के अंदर संप्रभु, सॉवरिन कौन है, जनता है। यह संविधान भारत की जनता के द्वारा अंगीकृत किया गया है, अधिनियमित किया गया है, आत्मर्पित किया गया है। संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है। उस कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया, जनता ने बनाया। जनता ने बनाया है, जनता के लिए बनाया है और जनता को ही अर्पित किया गया है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब कि शक्ति का जो अथॉरिटी है, सोर्स है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, वो इंडियन, भारतीय जनता है। और उसी से सबको पावर मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन को पावर भी जनता से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ स्टेट क्या है, राज्य की प्रकृति क्या है। कहा जाता है कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया क्या है, एक गणतंत्र है, एक रिपब्लिक है। कैसा रिपब्लिक है, पहला, इंडिया इज ए सॉवरिन रिपब्लिक। सेकंड, इंडिया इज ए सोशलिस्ट रिपब्लिक। इंडिया इज ए सेकुलर रिपब्लिक और इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी जो मूल शब्द है वो रिपब्लिक है। गणतंत्र कैसा है, लोकतांत्रिक गणतंत्र है, गणराज्य है। क्या ब्रिटेन रिपब्लिक है, ब्रिटेन अपने आप को कहता है राजतांत्रिक गणराज्य, मोनार्की रिपब्लिक। लेकिन इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है।
तो भारत में जो मूल भाव है वो रिपब्लिक का है, गणराज्य का है। और गणराज्य के आगे 4 एडजेक्टिव लगे हैं, विशेषण लगे हैं। इन्हीं पांचों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉवरेन, प्रभुत्व संपन्न क्या है। ये आप लोगों ने फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा था। इसका सीधा सा मतलब है कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम अपने देश के इंटरनल और एक्सटर्नल, अपने देश के आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। लेकिन यह विवाद बहुत बड़ा रहा, क्या इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री। 1949 में जब पंडित नेहरू के द्वारा कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप ली गई, राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता ली गई, तो बहुत लोगों ने सवाल उठाया कि क्या इंडिया सॉवरेन नहीं है, क्योंकि राष्ट्रमंडल संगठन उन देशों से मिलकर बना है जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे। तब नेहरू जी ने इसका उत्तर दिया कि ऐसा नहीं है भाई, हमारे यहां सर्वोच्च दर्जा भारत के राष्ट्रपति का है। बेशक हम राष्ट्रमंडल के सदस्य देश हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रपति का दर्जा राष्ट्रमंडल के चेयरमैन से, अध्यक्ष से ज्यादा है। और यह हमारी इच्छा है कि हम मेंबर हैं, हम जब चाहें उस मेंबरशिप को छोड़ सकते हैं। तो इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री। भारत एक संप्रभु या सर्वोच्च संप्रभु राज्य है। और यह संप्रभुता किसके पास है। संप्रभु मतलब, सॉवरेन का मतलब प्रभुत्व संपन्न, यानी प्रभुत्व संपन्न का मतलब संप्रभु, यानी हमारे पास जो पावर है उसके प्रभु, उसके ईश्वर, उसके गॉड हम हैं। कोई दूसरी पावर, बाहर की शक्ति, इंटरनल पावर हम पर कंट्रोल नहीं करती। यह मतलब होता है सॉवरेन का। आगे सोशलिस्ट, समाजवादी क्या है। देखिए, समाजवादी शब्द हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में नहीं था। हमारी प्रियम्बल में एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, 42nd अमेंडमेंट 1976। इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान कहा जाता है। और यह संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ। और इस अमेंडमेंट के द्वारा हमने प्रियम्बल में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होगी। समाजवादी राज्य क्या होता है। ए सोशलिस्ट स्टेट इज ए स्टेट दैट इंश्योर्स इकोनॉमिक जस्टिस थ्रू पब्लिक वेलफेयर पॉलिसी। समाजवादी, समाज प्लस वाद, वाद का मतलब विचारधारा, एक ऐसी विचारधारा जो समाज को केंद्र में रखती है। समाज किससे मिलकर बनता है, लोगों से मिलकर बनता है। और लोगों में क्या होना चाहिए, समाज का कल्याण होना चाहिए। तो समाजवादी राज्य एक ऐसा राज्य है जो पब्लिक वेलफेयर पॉलिसी बनाता है ताकि समाज के लोगों को आर्थिक न्याय मिल सके। तो ऐसे राज्य को कहते हैं सोशलिस्ट स्टेट। समाजवाद की प्राप्ति कैसे करनी है, लोकतांत्रिक साधनों से करनी है। क्यों करनी है, यानी हम समाज में समानता लाने के लिए हिंसात्मक तरीके नहीं अपनाएंगे, कार्ल मार्क्स जैसा तरीका नहीं अपनाएंगे कि क्रांति होगी, उस क्रांति के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग उद्योगपतियों के खिलाफ हथियार उठाएंगे, खून भरी क्रांति होगी, फिर समाज में सब बराबर हो जाएंगे। भारत में ऐसा समाजवाद नहीं है। भारत में कैसा समाजवाद है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। यानी हम हिंसक तरीकों को नहीं अपनाएंगे समाज में समानता लाने के लिए। अगर हमें समाज में समानता लानी है तो हम डेमोक्रेटिक तरीकों से लाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि भारत का समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसको पंडित नेहरू के द्वारा फेबियन समाजवाद कहा गया। और आर्टिकल 38 डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पर बल देता है। आर्टिकल 38 आप लोग डीपीएसपी में पढ़ेंगे। प्रेजेंटली आर्टिकल 38 में 2 क्लॉज हैं, 38(1), 38(2). ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 38(1) हुआ करता था। 44th अमेंडमेंट के द्वारा हमने 38 क्लॉज नंबर 2 को भी जोड़ा। आर्टिकल 38(1) ये कहता है कि राज्य समाज में एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा सोशल सिस्टम बनाएगा कि समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और
सामाजिक, पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली जस्टिस मिल सके। यानी राज्य समाज में एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि समाज में रहने वाले लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल सके। और वही डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पर बल देता है, और वही प्रावधान लोक कल्याणकारी राज्य, पब्लिक वेलफेयर स्टेट की बात करता है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो मैंने कहा कि आर्टिकल 38 में ये कहा गया है सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस, आपको ये तीन प्रकार के जस्टिस का जो कंसेप्ट है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की अवधारणा, ये एक साथ यहां तो आपको प्रियम्बल में मिलेगी या आपको आर्टिकल 38 में मिलेगी। आर्टिकल 38 और प्रियम्बल के अलावा आपको कहीं भी ये तीनों शब्द एक साथ नहीं मिलेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। हालांकि सामाजिक न्याय शब्द आपको और भी मिल जाएगा, लेकिन सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक, राजनीतिक तीनों एक साथ केवल प्रियम्बल और आर्टिकल 38 में मेंशन है। सामाजिक न्याय कहां कहां मिलता है? एक आर्टिकल है 243G जिसमें पंचायतों के 29 विषयों के बारे में बताया गया है, और एक आर्टिकल है 243W जिसमें म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिकाओं के 18 विषयों के बारे में बताया है। वहां पर आपको सोशल जस्टिस का कंसेप्ट मिलता है, लेकिन इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस का कंसेप्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं जो पीडीएफ नोट्स आपको मिलते हैं, वहां पर आप साथ में लेक्चर को सुनते हुए चीजों को नोट करते चलिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो क्लास में डिलीवर हो जाती हैं लेकिन नोट्स के अंदर नहीं आ पाती। और जरूरी नहीं है कि अभी जो बताया जा रहा है कि अगले लेक्चर में जब मैं अगली बार प्रियम्बल बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो उस समय भी सेम कंटेंट होगा, उसमें परिवर्तन होता रहता है। अगर वर्तमान में, जैसे वर्तमान में भारत सरकार समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को हटाना चाह रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो जब आप मूल ढांचा पढ़ेंगे, जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ेंगे, तो वहां पर यह बेसिक स्ट्रक्चर वाला कंसेप्ट आएगा। तो चीजों को आप लोग साथ साथ नोट करते चलिए, वे बातें जो पीडीएफ में मेंशन नहीं होती। इसलिए मैंने कहा कि लेक्चर को 2 बार सुनना है, एक पीडीएफ मिलने से पहले और एक पीडीएफ मिलने के बाद। आते हैं अगले पॉइंट पर, सेक्युलर क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है। सबसे पहली बात कि ये जो वर्ड है प्रियम्बल में, ये भी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। सेक्युलर स्टेट क्या होता है? एक ऐसा राज्य है जिसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सभी धर्मों को बराबर मानता है, इक्वल मानता है, किसी को मोटिवेट या डिमोटिवेट नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं। अब कई बार हिंदी में विवाद होता है कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या अंतर है। देखिए, बहुत बड़े अंतर तो नहीं है, लेकिन समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी की दुनिया में धर्म, पंथ, संप्रदाय, इन तीनों में अंतर किया जाता है। धर्म अलग है, पंथ अलग है, संप्रदाय अलग है। लेकिन मैं यहां पर आपको धर्म और पंथ दोनों के बीच में एक बेसिक अंतर बताता हूं कि धर्म एक व्यापक अवधारणा होती है, लेकिन पंथ धर्म का एक हिस्सा होता है। जैसे हम कहते हैं जैन धर्म, तो जैन धर्म के पंथ हैं श्वेतांबर, दिगंबर। तो धर्म एक व्यापक धारणा है, पंथ धर्म का एक छोटा सा हिस्सा होता है। धर्म को एक व्यापक स्वरूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन पंथों की दुनिया में अलग अलग अनुयायी हो सकते हैं। और हम यहां पर कहते हैं हिंदी में, हम पंथ निरपेक्ष हैं, यानी हमारा ऑफिशियल ना तो कोई रिलीजन है, ना हम किसी पंथ को बढ़ावा देते, ना किसी संप्रदाय को, ना किसी धर्म को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। कल भी बात हुई थी, डेमोक्रेटिक क्या होता है? जहां अथॉरिटी किसी पर्सन के पास नहीं होती, कुछ लोगों के समूह के पास नहीं होती, जनता के पास होती है। तो इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी के 2 प्रकार होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के 2 हिस्से होते हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। भारत में संसदीय लोकतंत्र है। लोकतंत्र की 3 बुनियादी शर्तें, पार्टिसिपेशन, भागीदारी, यानी सब लोग भाग ले सकते हैं, प्रतिनिधित्व, यानी जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और उत्तरदायित्व, जनता प्रतिनिधि अपनी जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
यानी आप इसे इस तरीके से समझें, डेमोक्रेसी के दो रूप होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहां पाई जाती है? स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के उदाहरण क्या हो सकते हैं? रेफरेंडम हो सकता है, प्लेबिसाइट हो सकता है, जन्म संग्रह हो सकता है, परिपरीक्षा हो सकता है, राइट टू रिकॉल हो सकता है। काफी समय पहले डेमोक्रेसी पर एक वीडियो यूट्यूब पर डाला गया था, आप उसको आधार बनाकर डायरेक्ट डेमोक्रेसी के प्रकार को समझ सकते हैं। बहरहाल लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, संसदीय और अध्यक्षात्मक। भारत में क्या है? इनडायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट में भी कौन सा है? संसदीय। यानी भारत में अप्रत्यक्ष संसदीय लोकतंत्र पाया जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। गणराज्य। गणराज्य का मतलब है कि भारत का कोई भी नागरिक हेड ऑफ द स्टेट हो सकता है, यानी वंशानुगत नहीं होता। भारत में जो राष्ट्र का प्रमुख है, राष्ट्रपति, वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होता, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, ऐसा नहीं होता। भारत का कोई भी नागरिक हेड ऑफ द स्टेट हो सकता है, और उस हेड ऑफ स्टेट का जो चुनाव है वो जनता करती है। भारत में इनडायरेक्ट तरीके से होता है, लेकिन कई देशों में डायरेक्ट भी हो सकता है। तो रिपब्लिक होने की दो शर्तें होती हैं। पहला, इंडिया का कोई भी सिटीजन हेड ऑफ स्टेट हो सकता है, एंड द सेकंड, हेड ऑफ स्टेट का चुनाव पब्लिक करती है। अब वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। इंडिया के अंदर अप्रत्यक्ष तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब पढ़ते हैं तीसरा एलिमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में चार उद्देश्य माने गए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी। देखिए इस चीज को याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस का कंसेप्ट तीन प्रकार का है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। आपको इसका सीक्वेंस याद रखना है कि पहले सामाजिक आता है, फिर आर्थिक आता है, फिर राजनीतिक आता है। लिबर्टी, स्वतंत्रता भी पांच प्रकार की है, थॉट, विचार, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, बिलीफ, विश्वास, धर्म। धर्म के लिए यहां पर रिलीजन शब्द नहीं है, ठीक है, यहां पर लिख दिया है। धर्म के लिए शब्द का उपयोग प्रियम्बल में किया गया है, फेथ और वर्शिप यानी उपासना। इक्वालिटी दो प्रकार की है, समता, प्रेस्टीज एंड अपॉर्चुनिटी, प्रतिष्ठा व अवसर की। फ्रैटर्निटी, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता के अनुकूल। एक एक कर कर चारों को समझते हैं कि क्या है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के चार ऑब्जेक्टिव होते हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। जस्टिस कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। लिबर्टी कितने प्रकार की? पांच प्रकार की। इक्वालिटी कितने प्रकार की? दो प्रकार की। और फ्रैटर्निटी कितने प्रकार की? दो प्रकार की। ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं जस्टिस। देखिए जब हम न्याय की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? कोर्ट आता होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हमारी प्रियम्बल में जो जस्टिस का कंसेप्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, वितरण मूलक न्याय है, कानूनी न्याय नहीं है कि भाई मेरा शोषण हुआ, मैं कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट मेरे हक में फैसला देगा, मुझे न्याय मिलेगा। ये वो न्याय नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव या वितरण मूलक न्याय का मतलब होता है कि स्टेट, राज्य, समाज में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करेगा कि किसी का शोषण ही ना हो, किसी को दिक्कत ही ना हो। तो ऐसे न्याय को कहते हैं प्रियम्बल में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी न्याय। और कितने प्रकार का? तीन प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक न्याय का मतलब धर्म, जाति, लिंग इसके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्थिक न्याय का मतलब अमीर गरीब के बीच में जो खाई है, आय की जो असमानता है वो नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक न्याय का मतलब कि सबको वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए।
हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि पहले सामाजिक न्याय मिले, फिर आर्थिक मिले, फिर राजनीतिक मिले। इसलिए उन्होंने जस्टिस के कंसेप्ट को इसी सीक्वेंस में रखा कि पहले समाज में भेदभाव हटेंगे, फिर आर्थिक न्याय आएगा, फिर राजनीतिक न्याय आएगा। लेकिन हमारे यहां राजनीतिक न्याय तो पाया जाता है, लेकिन आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय में दिक्कतें आज भी है। अगला शब्द है लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता। देखिए, स्वतंत्रता का मतलब हम लोग क्या मानते हैं? बिना रोक टोक के कार्य करने की स्वतंत्रता। कई बार बच्चों के साथ दिक्कत होती है कि मान लीजिए कि पेरेंट्स बच्चों के काम में दखल अंदाजी करते हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं, हमें प्राइवेसी चाहिए, हमें आजादी चाहिए। यहां पर स्वतंत्रता का मतलब आजादी नहीं है, यहां पर स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजी शब्द है लिबर्टी, और लिबर्टी का मतलब होता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ आपको फ्रीडम मिलेगी। मान लीजिए कि भारत के अंदर ऐसी स्वतंत्रता आ जाए जिस पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई पाबंदी नहीं, जिसको जो करना है वो करे, तो यहां पर हमेशा उच्च वर्ग निम्न वर्ग का शोषण कर लेगा। जो शक्तिशाली है शरीर से, पैसों से, वो कमजोर वर्ग को शोषित कर लेगा। अगर ऐसी स्वतंत्रता भारत में हो जिस पर कोई भी पाबंदी ना हो, तो समाज को विखंडित होने से कोई नहीं बचा सकता। हमारे यहां प्रियम्बल में लिबर्टी का कंसेप्ट ये कहता है उचित प्रतिबंधों के साथ काम करने की स्वतंत्रता। इसे वो कहते हैं पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब कि आपको फ्रीडम है, लेकिन आपकी फ्रीडम का आप दुरुपयोग नहीं कर सकते। आपकी फ्रीडम पर कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं जो कि रीजनेबल हैं, उचित हैं, सही है। नेगेटिव लिबर्टी क्या है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, उसको कहते हैं नेगेटिव लिबर्टी। हमारे यहां 5 प्रकार की लिबर्टी की बात है। पहला, विचार। विचार का मतलब यहां पर विचारधारा से। मान लीजिए कि आप गांधीवादी हैं, आप विचारधारा का समर्थन करते हैं, आप समाजवादी हैं, आप मार्क्सवादी हैं, आप साम्यवादी हैं। विचार का मतलब विचारधारा, यानी आपको यह लिबर्टी है कि आप किसी विचारधारा को अपना सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं। क्या आतंकवादी हो सकते हैं आप? क्या नक्सलवादी हो सकते हैं? नहीं। आपको बेशक लिबर्टी है विचारधारा को अपनाने की, समर्थन करने की, लेकिन आप इसी ऐसी विचारधारा को नहीं अपना सकते जो कि नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ हो, देश के खिलाफ हो, लोगों के खिलाफ। यानी हमारे यहां पॉजिटिव लिबर्टी का कंसेप्ट है अभिव्यक्ति। दूसरी लिबर्टी क्या है? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति कैसे होती है? अभिव्यक्ति क्या बोलकर होती है? अभिव्यक्ति बोलकर भी होती है, लिखकर भी होती है, और आजकल तो अभिव्यक्ति आंखों से भी होती है। आंखों से भी अभिव्यक्ति होती है। तो हमें अभिव्यक्ति का अधिकार है, चाहे वो लिखकर हो, चाहे वो बोलकर हो, चाहे वो देखकर हो, आंखों से हो। लेकिन आपकी अभिव्यक्ति से किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई लड़का किसी लड़की को, या कोई लड़की किसी लड़के को घूर घूर के देख रही है कंटिन्यूसली, और सामने वाला बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। ऐसी लिबर्टी आपके पास नहीं है। आपको बोलने की आजादी है, लेकिन आपकी बोलने की आजादी का मतलब यह नहीं है कि उससे देश के संबंध खराब हो जाए, कानून व्यवस्था बिगड़ जाए, लोग अपराध करने के लिए उत्तेजित हो जाए। है आपके पास, लेकिन कैसी है? पॉजिटिव लिबर्टी। तीसरा, विश्वास की, बिलीफ। मान लीजिए कि आप अपने धर्म में विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, दूसरे धर्म में करते हैं और अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? आप आसाराम बापू में विश्वास करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बाबा राम रहीम में विश्वास करते हैं, कोई भी बाबा संत में आप विश्वास करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके विश्वास का इतना ज्यादा दुरुपयोग नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचा दें। चौथा शब्द है फेथ, धर्म। यहां पर धर्म का मतलब है कि जो मेरा स्वधर्म है, मानवता का धर्म करिए। आपका मान लीजिए कि आप हिंदू धर्म में जन्मे हैं, आप इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म या सिख धर्म, बौद्ध, जैन के प्रति भी फेथ रखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बट ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। और आखिरी है उपासना, वर्शिप। पूजा पाठ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूजा पाठ का मतलब यह नहीं है कि घर में बहुत बड़ा हवन कर दिया,
जिसके पूरे सोसाइटी के अंदर, गली के अंदर धुआं धुआं उठ गया, या आपने अपने प्राण लेने के लिए किसी मेथड को अपना लिया, जैसे जैन धर्म में संथारा पद्धति होती है, सुलेखना पद्धति कहते हैं। उसका आशय क्या होता है कि जब व्यक्ति अपनी मृत्यु के नजदीक है तब वह अपने जीवन का त्याग करता है। लेकिन बच्चा भी 10 साल का है, उसको कहें कि आप संथारा करें, उपासना है, ये आपके और समाज के लिए सही नहीं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक पॉजिटिव लिबर्टी की बात है। प्रियम्बल के अंदर लिबर्टी की अवधारणा 5 प्रकार की है: थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और यहां पर धर्म के लिए रिलीजन शब्द नहीं है, फेथ है। अगला शब्द है इक्वालिटी। हिंदी में क्या है? समता। इक्वालिटी का मतलब है कि समाज में किसी के पास कोई विशेष अधिकार नहीं होगा, बिना किसी भेदभाव के सबको समान अवसर मिलेंगे। और कैसी? प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा का मतलब, मान लीजिए कि मैं किसी नौकरी पर जाता हूं, स्कूल में टीचर हूं, और भी टीचर होंगे। मैं जनरल कैटेगरी का टीचर, कोई जनरल कैटेगरी से है वो भी टीचर है। मैं ओबीसी से हूं, मैं भी टीचर हूं। एससी से, एसटी से, किसी स्कूल में अलग अलग जातियों के टीचर हैं, इसमें समान ग्रेड पे है, समान सैलरी है। लेकिन किसी के साथ मान लीजिए कि चाय का गिलास अलग है, क्या वो प्रतिष्ठा की समानता है? क्या वो उसके सेल्फ रिस्पेक्ट के प्रतिकूल नहीं हो जाएगा, आत्मसम्मान के विरुद्ध नहीं हो जाएगा? तो हमारे यहां प्रियम्बल में समानता की बात है, लेकिन समानता कैसी? जो प्रतिष्ठा के अनुकूल हो और अवसर के अनुकूल भी हो। सबको समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र का क्यों ना हो। अगला शब्द है फ्रेटर्निटी यानी बंधुता। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। मतलब एक बार क्लास में किसी बच्चे ने पूछा, सर ये भाईचारा क्यों होता है, बहनचारा क्यों नहीं होता? बंधुत्व का मतलब यहां पर किसी लिंग से नहीं है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। यहां पर बंधुत्व का मतलब हम, वी की भावना। वो ठीक है कि फ्रेटर्निटी का जो बंधुत्व का अनुवाद लिया जाता वो होता है भाईचारे की भावना, लेकिन यहां पर भाईचारे का मतलब स्त्रीलिंग या पुल्लिंग से नहीं है। यहां पर भाईचारे का मतलब वी, हम की भावना। और कैसी? 2 प्रकार की, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। समझते हैं इसे कैसे? जैसे मान लीजिए कि जैसे आपने खाप पंचायत का नाम सुना होगा, हरियाणा यूपी की तरफ खाप पंचायतें बहुत रहती हैं। हरियाणा और यूपी की तरफ जो खाप पंचायतें होती हैं, उनका यह कहना है कि मान लीजिए कि ये कोई गांव है, तो इस गांव में जितने भी लड़के लड़कियां रहते हैं वो सब भाई बहन हैं। इसका जो पड़ोसी गांव है, ठीक है, इस पड़ोसी गांव के जो बाउंड्री पर लग रहे हैं वो सब भी भाई बहन हैं। अगर ये आपस में विवाह करेंगे तो इनको मौत के घाट उतार देंगे। खाप पंचायतों का ऐसा मानना है कि एक गांव में शादी नहीं हो सकती, गांव की सीमा के साथ जो गांव लगते हैं वो भी विवाह नहीं कर सकते, सब भाई बहन है। उसके विवाह करना है तो एक गांव टपके जाना पड़े। आपने एक मूवी शायद देखी होगी, NH10, अनुष्का शर्मा की मूवी आई थी, उसमें यही बताया गया। यानी आपको यह कहा गया है कि भाईचारा होना चाहिए, हम की भावना। मान लीजिए कि एक गांव में एक लड़का लड़की ने विवाह कर लिया, इंटरकास्ट जो भी कह लीजिए, शादी कर ली, लव मैरिज कर ली, और पूरा गांव मिल गया एक साथ कि भैया इन दोनों को तो टांगेंगे पेड़ पर। हम की भावना तो है, सब लोग इकट्ठे हो गए, हम भाईचारा बना लिया, लेकिन इन दोनों को मारना है। क्या ये ऐसा भाईचारा व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी के अनुकूल है? नहीं, ऐसा भाईचारा नहीं चाहिए। हमें बंधुत्व चाहिए, भाईचारा चाहिए, हम मिलेंगे, इकट्ठे होंगे, लेकिन व्यक्ति की गरिमा के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। दूसरा, राष्ट्र की एकता और अखंडता के अनुकूल भी नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कि बिहार से कोई व्यक्ति काम करने के लिए महाराष्ट्र आया, महाराष्ट्र में शिवसेना वाले इकट्ठे हो गए, अरे ये बिहार का व्यक्ति हमारे यहाँ राज्य में कैसे आ सकता है, मार पीट कर भगा दिया। पूरा महाराष्ट्र में शिवसेना वाले एक साथ हो गए, भाईचारा हो गया एक साथ, हम की भावना, और मार पीट कर भगा दिया। क्या ये नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इंटीग्रिटी के लिए सही है?
यूनिटी का मतलब लोगों के बीच में एकता, और अखंडता का मतलब, इंटीग्रिटी का मतलब भूभागीय एकता। आपने सुना होगा कि कौटिल्य कहते थे कि मैं अखंड भारत बनाऊंगा। अखंड भारत का मतलब सरदार पटेल ने भी कहा था कि हम एक अखंड भारत बनाएंगे, देशी रियासतों को अलग नहीं होने देंगे। तो अखंडता का मतलब होता है जियोग्राफिकल यूनिटी, और एकता, यूनिटी का मतलब होता है लोगों के बीच में एकता। और हमारे यहां किस प्रकार की फ्रेटर्निटी की बात है? जो व्यक्ति की डिग्निटी के अनुकूल हो, नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी के अनुकूल हो। आगे बढ़ते हैं। अडॉप्ट, इनेक्ट, गिव टू अवर सेल्स। भारत की जनता 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट करती है, अडॉप्ट करती है और आत्मर्पित करती है। तो ये थे एलिमेंट्स ऑफ प्रियम्बल। चलिए अदर फैक्ट पर आते हैं। सबसे पहले पहला मामला बेरूबारी मामला, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती मामला पहला मामला जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। केशवानंद भारती मामले में ही कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, और 42nd अमेंडमेंट के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन हुआ। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। प्रस्तावना की नेचर कैसी है? नेचर ऑफ प्रियम्बल अनइनफोर्सेबल है। इसका मतलब न्यायालय इसे लागू करवाने के लिए गवर्नमेंट को प्रेशराइज नहीं कर सकता, इसी को कहते हैं अनइनफोर्सेबल। एंड द लास्ट फैक्ट इज, ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। यानी जो हमारी कानून बनाने वाली संस्था है विधायिका, प्रियम्बल ना तो उसको अथॉरिटी देता है, ना ही उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है। लेजिस्लेटिव प्रियम्बल को आधार बनाकर कानून बना भी सकती है, ना बनाए तो ना भी बनाए। आगे कुछ अदर स्टेटमेंट। एक विद्वान हुए थे एन.ए. पालकीवाला, उन्होंने प्रियम्बल को कहा यह संविधान का परिचय है, इंट्रोडक्शन है। एक विद्वान हुए ठाकुरदास भार्गव, उन्होंने कहा, ये संविधान सभा के मेंबर भी थे, इन्होंने कहा कि प्रियम्बल संविधान की आत्मा है, पूंजी है। पूंजी क्या है? किताब। जो बच्चे नालायक होते थे, पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं होते थे, वो किताब भर पूरा साल तो पढ़ते नहीं थे। बाद में मार्केट में एक छोटी सी पतली सी किताब आती थी, कुंजी, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होते थे, बस उसको पढ़कर चले जाते थे। तो उन्होंने कहा कि ठाकुरदास भार्गव कहते हैं कि प्रियम्बल वो कुंजी है, वो की है, जिससे आप संविधान को जान सकते हैं। सरलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि यह दीर्घकालिक सपनों का विचार है, प्लस संविधान निर्माताओं के विजन को समझने का विचार। के.एम. मुंशी ने कहा कि यह संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली क्या होती है? किसी बच्चे की, किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली देखकर बताते हैं कि ये, इसकी कितनी आयु होगी, इसका विवाह किस उम्र में होगा, ये जीवन में क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। तो प्रियम्बल वो है। ये कौन कहते हैं? के.एम. मुंशी। और सन अनरस बारकर कहते हैं कि प्रियम्बल संविधान का कुंजी नोट है। कुंजी किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव। कुंजी नोट किसने कहा? सर अनरस्ट बारकर ने। चलिए आखिरी टॉपिक प्रियम्बल का। वर्तमान में प्रस्तावना की वैधानिक स्थिति क्या है? देखिए, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है? प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? यह मामला संविधान सभा में भी उठा था। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का भाग है। किसने कहा? संविधान सभा ने खुद कहा, राजेंद्र प्रसाद ने खुद कहा। लेकिन इसके बावजूद संविधान के लागू होने के बाद यह क्वेश्चन मार्क बन गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो बहुत सारे केसेस हुए, ए.के. गोपालन, बीरूबारी, केशवानंद भारती, बोमाईवाद, एलआईसी-वाद। इसमें 3 आप लोगों को याद रखने हैं, पहले 3। पहले 3 में सबसे पहले आते हैं ए.के. गोपालनवाद। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना किसी को अथॉरिटी नहीं देती और प्रस्तावना अनइनफोर्सेबल है। अब यहां पर ध्यान में रखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में कहीं नहीं लिखा कि प्रस्तावना अनइनफोर्सेबल है, अपरिवर्तनीय है, अवादयोग्य है। फंडामेंटल राइट में लिखा होता है कि ये इनफोर्सेबल है, डीपीएसपी में लिखा होता है कि ये अनइनफोर्सेबल है, लेकिन प्रियम्बल और फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा नहीं है कि ये इनफोर्सेबल है या अनइनफोर्सेबल है। तो फिर कैसे पता लगता है कि ये
वाद योग्य है या अवाद योग्य है, प्रवर्तनीय है अपरिवर्तनीय है, कैसे पता लगता है? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पता लगता है। और सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले A.K. गोपालन मामले में कहा कि प्रस्तावना अनइनफोर्सेबल है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज इन नेचर अनइनफोर्सेबल, तो A.K. गोपालन मामला। और इसी मामले में क्या कहा कि प्रस्तावना किसी को अथॉरिटी नहीं देती। दूसरा मामला बेरूबारी मामला। इस बेरूबारी मामले के बारे में एक बात जो सब जानते हैं, इस मामले में कहा गया कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। याद रखना है, केशवानंद भारती मामले में कहा कि संविधान का भाग है। A.K. गोपालन में क्या कहा कि प्रस्तावना की नेचर अपरिवर्तनीय है, अनइनफोर्सेबल। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। गोपालन मामले की बात को रिपीट किया गया, वही दो बातें, अनइनफोर्सेबल, किसी को अथॉरिटी नहीं है, लेकिन यह भी कहा गया कि प्रस्तावना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम मेकर के विचारों को जानने की कुंजी है। किस मामले में कहा गया? यानी आपको पहला पॉइंट याद रखना है और चौथा पॉइंट याद रखना है, यह बेरूबारी मामले में कहा गया। केशवानंद भारती मामले में पहली बार कहा गया कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का भाग है। अगर प्रस्तावना संविधान का भाग है तो इसमें संशोधन हो सकता है। प्रस्तावना संविधान के अस्पष्ट प्रावधानों को समझने की तरीका है, किसी को अथॉरिटी नहीं देती, किसी पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती। बोमाईवाद के अंदर फिर से वही वाली बात कही गई, प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे की ओर इशारा करती है। यदि राष्ट्रपति शासन की घोषणा के दौरान अगर प्रस्तावना में उल्लेखित मूल ढांचे का उल्लंघन किया जाता है तो वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यानी बोमाई मामले में यह कहा गया कि अगर किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगता है, इमरजेंसी लगती है और गवर्नमेंट प्रियम्बल को अवहेलना करती है, प्रियम्बल को अमेंडमेंट करने की कोशिश करती है, तो गलत है, क्योंकि प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। हालांकि पूरी प्रियम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी यह कहा जाता है कि डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये सब हमारी प्रियम्बल के जो एलिमेंट हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। LIC मामला हुआ, उसमें भी कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। 3 केस याद रखिएगा। पहला A.K. गोपालन, उसमें क्या कहा गया कि प्रियम्बल की नेचर अनइनफोर्सेबल है। बेरूबारी मामला, प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द थर्ड वन इज केशवानंद भारती मामला, प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। ठीक है, बाकी PDF आप लोगों को अवेलेबल है। एक बार प्रियम्बल को, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आपको 2 बार लेक्चर सुनना है, 2 बार PDF पढ़नी है। पहले लेक्चर सुनना है, फिर PDF पढ़ना है, फिर लेक्चर सुनना है। इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी और पॉलिटी के जितने भी सवाल एग्जाम में आएंगे वो सब बनेंगे, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक, हम लोग मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।